तो बाजार एक दायरे में ही है, कोई बहुत डिसाइसिव मूव नहीं आ रहा है। 25,000 के इर्द गिर्द निफ्टी घूम रहा है। आज हल्की सी तेजी है, लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश जरूर है। निफ्टी बैंक की बात करें, वहां पर भी 50 अंकों की ही तेजी है। ज्यादा हरकत वहां भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बाजार की चाल यहां से किस तरह की होगी? क्या आगे जो आने वाले नतीजे हैं वो दिशा देंगे, या फिर जो फोकस होगा कहीं ना कहीं हमारे राज्यों के जो चुनाव आएंगे, महाराष्ट्र के, झारखंड के, उस पर शिफ्ट होगा, या फिर अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, बाजार उस ट्रिगर का वेट करेगा? नजरिया समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक दिग्गज फंड मैनेजर, पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहिए सर, एक बार जरा मार्केट पर अपना व्यू शेयर कर लीजिए। मार्केट आपको कैसा लग रहा है अभी? क्या मौजूदा स्तर पर थोड़ा समय बिताएगा या चलने के लिए तैयार है? क्या व्यू है? और दूसरी चीज जरा आप ये बताइए कि आगे आने वाले वो कौन से ट्रेंड्स हैं जिस पर निवेशकों की नजर होनी चाहिए? अभी जो मार्केट सिनेरियो है वो एक क्लियरली मार्केट्स ने काफी वैल्यूएशन जो हैं, सबका कंसर्न है एक मार्केट में कि जो इंडिया की वैल्यूएशंस हैं, FY26 की जो ईपीएस है निफ्टी का फोरकास्टेड, उसके 20 टाइम से भी ज्यादा के लेवल पे है। तो इस तरह का प्रीमियम सस्टेन कर पाना एक मार्केट के लिए तभी पॉसिबल है जब अंडरलाइन ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो। पर जिस तरह से पिछले 3-4 महीने में इंडिया में एक कंजम्पशन पे स्लो डाउन आया है, उसका इम्पैक्ट ये है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो हमारे एनालिसिस से इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी कि वो जस्टिफाई कर सकें इस प्रीमियम वैल्यूएशन को। तो मार्केट में इस अर्निंग सीजन के बाद थोड़ा करेक्शन आना, या ड्यूरिंग दिस अर्निंग सीजन जैसे जैसे कमेंट्री थोड़ी कॉशियस होगी मैनेजमेंट की, एक थोड़ा प्रेशर रहेगा ब्रॉड इंडाइसेस पे, निफ्टी बैंक पे, क्योंकि कोई नियर टर्म ट्रिगर्स नहीं है अभी मार्केट के पास। अर्निंग्स ग्रोथ अगर बेटर देन एक्सपेक्टेड नहीं आए तो मार्केट पे एक डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा। और दूसरा जो प्रेशर है, टेक्निकल प्रेशर, वो हम देख ही रहे हैं कि काफी समय से पूरे महीने में एफपीआई की सेलिंग बड़े अमाउंट की कंसिस्टेंटली हो रही है, और वो जबकि एब्जॉर्ब हो रही है डीआईआईएस के पास, डीआईआईएस के थ्रू, क्योंकि उनके फ्लो स्ट्रांग है। पर जैसे जैसे ये बड़े आईपीओ आएंगे वो काफी लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करेंगे जो अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, रिटेल के पास है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अभी मार्केट में कोई भी नियर टर्म ट्रिगर्स नहीं है मार्केट को ब्रेकआउट करने के या पुराने हाइस पे जाने के। एट द सेम टाइम मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर रहेगा डाउनवर्ड मार्केट में इन्वेस्ट ब्रॉड इंडाइसेस पे। अभय जी नमस्ते। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मार्केट के पास ट्रिगर्स नहीं है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स करने के, थोड़ा ट्रिगरलेस मार्केट है, जरा ये बताइए फिर सेक्टोरियल चर्निंग किस तरफ होगी, कैसे होगी, कौन अच्छा कौन बुरा बनेगा? ये देखिए, एक बड़ा क्लियर सेक्टर है जिसमें हम अंडरवेट है काफी समय से, वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का। इंडेक्स में इसका निफ्टी में 40%, ऑलमोस्ट 38 से 40% का वेटेज है। पर इसमें अगर बड़े लेंडर्स जो हैं, बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, बड़े पीएसयू बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उन पे काफी प्रेशर है। एक तो ग्रोथ का, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ आरबीआई ने काफी प्रेशर डाला है रिस्क वेट बढ़ाने का, उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो आप एक ऐसे सिचुएशन में है कि जहाँ पे आपकी टॉप लाइन ग्रो नहीं कर रही है पर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो जो मार्जिन कंप्रेशन है वो पूरा दिखेगा इस क्वार्टर में, और मेरे को लगता है ये सिचुएशन अगले 2-3 क्वार्टर तक रहेगी। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा स्पेस है जो काफी बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडेक्स का, पर वो अंडर परफॉर्म करेगा और इसकी वजह से भी इंडेक्स पे प्रेशर रहेगा। दूसरा है एक बड़ा सेगमेंट जो है आईटी सर्विसेज का, जिसने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है, पर अगेन जो गाइडेंस है वो कोई इतनी ग्रेट नहीं है जो अभी तक कंपनीज की रिजल्ट्स आई हैं। और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट पे बहुत डिपेंडेंस है, मार्जिन प्रेशर भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये एक आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर भी थोड़ा साइडवेज जाएगा, अंडर परफॉर्म करेगा। तो ये दो सेक्टर्स हैं जो प्रेशर डालेंगे निफ्टी पे। एट द सेम टाइम जहां पे हमें पॉजिटिव शूट्स दिख रहे हैं, जो एक फार्मा है जिसपे मार्केट का ध्यान काफी समय से नहीं था और अब उसने काफी अंडर आउट परफॉर्म किया है पिछले 6 महीने में। तो उसमें जो लार्ज कैप्स हैं, 5-6 कंपनीज हैं उस स्पेस में, सन, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज।
सबके स्टॉक प्राइस रिकवर हुए हैं क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। यूएस मार्केट में जो काफी स्लो डाउन के दौर से गुजर रहे थे, या प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं। तो एक फार्मा एक ऐसा स्पेस है जो हमें लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा। दूसरा है इंश्योरेंस का स्पेस, जो कि एक अगेन काफी समय, लंबे समय के कंसोलिडेशन से गुजरा है। पर आप देखें प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं इसमें, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, स्टार हेल्थ, सबकी गाइडेंस और टारगेट सब काफी इंप्रूव हुए हैं। तो ये जो दो सेक्टर्स हैं ये हमें लगता है कि आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को। और एक तीसरा इमर्जिंग सेक्टर है, वो है एक सीडीएमओ बिजनेस फार्मा में, जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए फॉर्मुलेशंस के ऊपर फोकस करता है। उसमें 3-4 कंपनीज हैं लिस्टेड, जैसे एकम्स है, विंडलास है और इनोवा कैप्टैब है। ये कंपनीज ने अच्छी गाइडेंस दी है रिसेंटली, क्योंकि सरकार का भी फोकस है कि बड़े मैन्युफैक्चरर्स को, उनको सपोर्ट दिया जाए डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री के लिए। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स अगर देखें तो आउट परफॉर्मेंस करने वाले सेक्टर्स भी हैं एक साइडवेज मार्केट में। ठीक है, फार्मा हो गया, बायोटेक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो अभय सर आपके लिए बता रहे हैं। अभय सर, कहा यह भी जाता है कि देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स भले ही इम्पैक्ट करें, लेकिन जो भी स्टॉक होता है वो अपने फंडामेंटल्स या फिर अपने अर्निंग्स के ट्रिगर पर ही चलता है। अब Q2 के अर्निंग सीजन की शुरुआत भी हो गई है, तो सर क्या कोई खास सेक्टर जो आपने इस Q2 में आपको लगता हो कि बढ़िया से प्रदर्शन कर सकता है, पैसे कमा के दे सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत एक आउट परफॉर्म में, जो एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बेहतर नतीजे आने की संभावना है और कमेंट्री भी पॉजिटिव रहने की संभावना है। वो है एक ऐसा सेक्टर जो काफी समय से अंडर परफॉर्म किया है उसने, प्राइसिंग पावर ना होने की वजह से। वो है केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स का जो स्पेस है, जो उसमें काफी इंडिया में बड़ी कंपनीज हैं। और एक 3-4 साल पहले कोविड के बाद एक चाइना प्लस वन की थीम बनी थी, जब इनके वैल्यूएशन ऊपर गए थे और फिर शार्पली करेक्ट भी हुए। पर अब चाइना में अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन वापस आती है, जो कोविड के बाद से अब तक नहीं आई है, पर जिस तरह से सरकार का स्टिमुलस जा रहा है उस तरफ, तो एक केमिकल्स एक ऐसा स्पेस है कि जहां पे इंडियन कंपनीज अगर प्राइसिंग पावर वापस आती है तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं और वो अर्निंग्स में दिखना शुरू हो जाएगा। और दूसरा है नॉन फेरस मेटल्स का, जो कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम, आयरन और स्टील। मुझे लगता है कि अगेन कमोडिटी प्राइसेस इनके काफी स्टेबल हुए हैं पिछले महीने 2 महीने में, तो उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स में दिखना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है इनकी अर्निंग भी पॉजिटिव रहेगी, कमेंट्री भी पॉजिटिव रहेगी। तो मैं कहूँगा केमिकल्स इंक्लूडिंग एग्रोकेमिकल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स, ये दो ऐसे स्पेस हैं जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे और उसके बियॉन्ड भी जाएंगे। ठीक है अभय जी, एक आखिरी सवाल होगा जो कि चाइना से रिगार्डिंग है। चाइना की जो रीओपनिंग हो रही है, इंडिया से बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक पैसा एफआईआई का इनफैक्ट थोड़ा मूव होकर आ रहा है और इसी रीओपनिंग से बहुत सारे सेक्टर्स में वापस से रीच अर्निंग भी हो सकती है। आप इस थ्योरी को कितना मानते हैं? जी देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमिंग इंजन है दुनिया का, और कई कमोडिटीज में लिटरली 50% ऑफ ग्लोबल कमोडिटीज कंज्यूम करता है। पर जो स्लो डाउन हुआ चाइनीज इकोनॉमी की वजह से, उसमें कमोडिटी प्राइसेस एक तो वैसे ही कम हो गए, और दूसरा चाइना की जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने काफी डंपिंग करी ग्लोबल मार्केट्स में। तो अब वो डंपिंग के अर्ली साइंस हैं कम होने के, क्योंकि जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी वो डोमेस्टिक मार्केट को केटर करना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से एक सप्लाई उतनी रहेगी पर डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे। तो दो क्लियर थीम्स इसको बैक करने के लिए है, केमिकल, एग्रोकेमिकल एंड फार्मा एपीआई। जो मैं कहूँगा जो जो हमारे एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हैं काफी, वो भी अंडर प्रेशर में थे, बिकॉज जो बड़ी चाइनीज कंपनीज हैं वो डंप कर रही थी, अब वो भी कम हो रही हैं। और तीसरा जो है नॉन फेरस मेटल्स। ये तीन क्लियर एक इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए बेट करना, अगर चाइनीज इकोनॉमी रिकवर होती है उसके ऊपर। और दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जो ईएमएस स्पेस है जिसको हम कहते हैं, जिसमें बड़ी कंपनीज है, बाय रिकमेंडेशंस नहीं है मेरी पास, डिक्सन है, केन्स है, इस तरह की कंपनीज, इनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि चाइना अगर अपने मार्केट को केटर करने लगेगा तो जो इंडियन कंपनीज है उनके पास प्राइसिंग पावर आएगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हैवेल्स बनाता है,
टीवीज, कंज्यूमर एसी, और ये सब जो कंपनीज, ये सब जो के भी प्राइसेस में हमको थोड़ा इन्फ्लेशन दिखेगा। तो इस सेगमेंट पे अगर इन्वेस्टर्स फोकस करें चाइना की थीम प्ले करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अच्छा बेट है अगले 6 से 12 महीने के लिए। ठीक है अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसका जवाब आपने दिया और काफ़ी हद तक क्लैरिटी ऑन द मार्केट्स हमको मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।